हेलो, गुड इवनिंग ऑल। तो चलो आज हम देखते हैं सेकंड पार्ट ऑफ द रिसर्च पेपर, एब्स्ट्रैक्ट। ओके। अब ये एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है और कैसे लिखना है और क्यों लिखना है फर्स्ट ऑफ ऑल, और उसको इतना इंपॉर्टेंस क्यों है। तो सबसे पहले देखते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट क्या है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है जो हम शॉर्ट में लिखते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ यू आर राइटिंग द स्टोरी विच इज ऑफ 4 to 5 पेजेस और लेट्स से सम वर्ड्स, ओके, उसको हमें सिर्फ एक पैराग्राफ में या फिर मैक्सिमम 2 पैराग्राफ्स में अगर लिखना है तो हमें कैसे लिखना होता है, तो उसको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट। ओके, इन ब्रीफ। जो स्टोरी है, रिसर्च पेपर इज ऑल्सो लाइक अ स्टोरी, तो उसका भी हमें एब्स्ट्रैक्ट लिखना है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल एब्स्ट्रैक्ट लिखना क्यों है, क्योंकि कुछ जर्नल्स जो होते हैं उसमें पहले एब्स्ट्रैक्ट हमें सेंड करना होता है। बाय रीडिंग द एब्स्ट्रैक्ट दे विल गेट टू नो दैट कि व्हाट काइंड ऑफ पेपर वी आर राइटिंग और वी हैव रिटर्न। ओके, तो उनको समझ में आएगा, उनको आइडिया आएगा कि ये पेपर किस लेवल का है, वेदर इट इज मैचिंग टू देयर थीम और नॉट, वेदर इट इज इफेक्टिव और नॉट। ये चीजें उनसे उनको पता चलती है। एक्चुअल क्या रिसर्च है उसके लिए तो ऑफकोर्स पेपर पढ़ना ही होगा, बट पेपर कितना होता है, मिनिमम 6 पेजेस का होता है या फिर 60 पेजेस का भी होता है। इतना तो टाइम नहीं रहता है, मतलब टू एक्सेप्ट और टू रिजेक्ट पूरा पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। जैसे हम इंटरव्यूज देते हैं तो उस बंदे का स्किल तो बाद में पता चलता है, बट इंटरव्यूज क्यों लेते हैं, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे हमें पता चलता है वो बंदा कैसा है। इन द सेम वे, एब्स्ट्रैक्ट से आपका पेपर कितना अच्छा है कितना नहीं है, या फिर उनका थीम के मैच करता है कि नहीं, ये पता चलता है, इसलिए एब्स्ट्रैक्ट लिखना होता है। तो जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि जो आई ट्रिपल के पेपर्स है, आई ट्रिपल के पेपर्स जो रहते हैं वो जनरली एब्स्ट्रैक्ट के बेसिस पे ही सिलेक्ट किया जाते हैं। टाइटल, एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन। अगर ये तीनों अच्छा है तो फिर आपका जो पेपर है वो आगे की स्क्रीन लेवल पे जाता है, मतलब स्क्रीनिंग जो है आगे का एक्सेप्टेंस या फिर रिजेक्शन का वो। तो 80% पेपर्स आर फेल्ड इन आई ट्रिपल एटलीस्ट। ओके, तो 80% पेपर्स आर फेल्ड जस्ट ड्यू टू द प्योर पुअर इंग्लिश ऑफ एब्स्ट्रैक्ट, टाइटल और इंट्रोडक्शन, एंड इनकम्प्लीट, मतलब जो एक्सपेक्टेड है वो उनको क्लियर नहीं हुआ है कुछ चीज़ें, उस वजह से वो रिजेक्ट किया जाता है। सो अब देखते हैं कि कैसे एब्स्ट्रैक्ट लिखना है, कैसे इफेक्टिव एब्स्ट्रैक्ट लिखना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एब्स्ट्रैक्ट मतलब आपका होता है एक शॉर्ट समरी, ओके, या फिर इन ब्रीफ समरी ऑफ द रिसर्च पेपर। तो हम यहाँ पे दो टाइटल लेके देखते हैं कि कैसे हमें ये एब्स्ट्रैक्ट लिखना है। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, कोई भी रिसर्च पेपर है तो इसका मतलब होता है वो प्रॉब्लम ओरिएंटेड होता है, राइट। सो देयर इज प्रॉब्लम एंड उसके या तो हम एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस सब इकट्ठा करके बता रहे हैं या फिर हमारा सॉल्यूशन दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दो लिया है, एक जो है प्रॉब्लम्स वाला है और एक जो हम लेते हैं लिखते हैं रिसर्च आर्टिकल है एक्चुअली वो। इसको बोलते हैं रिसर्च आर्टिकल ओवरव्यू ऑफ द पास ऑफ द क्लाउड कंप्यूटिंग। तो अगर ये लिखना है तो कैसे लिखना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, इसी ये जो टाइटल है उसको वापस एक बार डिकम्पोज करो। सबसे पहले होता है हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग, दैट इज द टेक्नोलॉजी। ठीक है, उसके बाद होता है हमारा सब टेक्नोलॉजी या फिर सब डोमेन। एक होता है आपका डोमेन, फिर सब डोमेन। लेट्स से प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में वापस आप लिख रहे हो स्टोरेज इशू पे, समथिंग लाइक दिस, और लेट्स से इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस लिया है एंड उसका आपने क्या किया है, स्टोरेज इशू लिया है, तो अगेन सब डोमेन टू। मतलब लाइकवाइज ये लेवल आपको मेंटेन करना है। सो यू हैव टू स्टार्ट विद द टेक्नोलॉजी फर्स्ट इन केस ऑफ टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड पेपर, देन यू हैव टू गो टू द सब टेक्नोलॉजी, एंड देन फिर आप बताओ कि आप एग्जैक्टली exactly उसमें इस पेपर में क्या करने वाले हो। ये होता है फर्स्ट वन। सेकंड टाइटल जो मैंने यहाँ पे लिया है, दैट इज प्रॉब्लम ओरिएंटेड। तो अर्थराइटिस एक प्रॉब्लम है, अर्थराइटिस जो मतलब बोन रिलेटेड डिसीज। अभी जब जैसे ये जमाने में बहुत मतलब आफ्टर कोविड एटलीस्ट ये रियलाइज हो गया है। तो अर्थराइटिस एक कॉमन डिजीज है। तो क्या हम एआई यूज कर सकते हैं उसके प्रेडिक्शन के लिए या फिर उसके ट्रीटमेंट के लिए, तो मैं ये बोल सकती हूँ क्योंकि ट्रीटमेंट के लिए तो डॉक्टर के पास जाना है। सो दिस इज नॉट मेडिकल ओरिएंटेड पेपर कंपल्सरी, बट इट इज अ हेल्थ केयर रिलेटेड बिकॉज वी आर डूइंग समथिंग सम हेल्प इन द अर्थराइटिस प्रेडिक्शन। या तो उसका अर्ली प्रेडिक्शन हम कर सकते हैं, थोड़ा सा इफेक्टिव प्रेडिक्शन, या फिर एक्यूरेट प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो ये जो अर्थराइटिस है ये हो गया आपका प्रॉब्लम। ठीक है, अर्थराइटिस एक प्रॉब्लम है, बट वी हैव नॉट टेकन अर्थराइटिस ट्रीटमेंट। तो हमने क्या लिया है, अर्थराइटिस प्रेडिक्शन। तो हमें सबसे पहले अर्थराइटिस के बारे में यहाँ पे सोच के लिखना होगा, देन अर्थराइटिस प्रेडिक्शन के बारे में सोचना होगा क्या है, एंड फिर हमने लिया है एआई कि अर्थराइटिस प्रेडिक्शन यूजिंग एआई कैसे हेल्प होता है या फिर कैसे सॉल्व करते हैं। फिर उसके प्रॉब्लम्स एंड उसके सॉल्यूशंस हम इसमें डिस्कस करने हैं। तो इन दिस वे फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गेट क्लियर विद द टाइटल, ओके, एंड फिर हम उसका एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं। तो चलिए देखते हैं कि पहला जो टाइटल है ओवरव्यू वाला कैसे लिखते हैं।
तो एज आई टोल्ड यू कि आपको जो टेक्नोलॉजी है उसके बारे में पहले लिखना है एक या दो लाइंस, ओके, 1 to 2 lines, अब वन लाइन या 2 लाइन, दैट डिपेंड्स ऑन दी नंबर ऑफ वर्ड्स गिवन बाय द जर्नल। इफ यू आर फोकसिंग ऑन अ पर्टिकुलर जर्नल तो आपको थोड़ा सा रिड्यूस करना होता है, बट पहले आप दो लाइन सबका लिख लिया करो, बिकॉज अगर ज़्यादा पहले से लिखते तो कम करना ईजी हो जाता है, बट कम लिखा तो उसका एक्सपेंड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। So first of all, focus on your domain or your technology, like in this case, cloud computing. So ये हो गया आपका technology. So write down 2 lines, okay, about it. जो आपको लगता है, पहले आपको मैनुअल लिखना है, तो उसमें चाहे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो, आपको वर्ड्स नहीं सूझता हो, कुछ भी हो, गूगल से रेफर करो, कहीं से भी रेफर करो, बट राइट और एटलीस्ट 2 lines। चैट जीपीटी तो हमें बाद में यूज करना ही है, बट डोंट यूज चैट जीपीटी ब्लाइंडली, अदरवाइज आपका जो पेपर है वो completely AI फ्लैग में आता है। सो वी कैन रिफाइन द abstract which we have written using the chat gpt, so that it will be perfect, that means it will contain all the points, ठीक है। सो सबसे पहले तो हमें ये टेक्नोलॉजी के बारे में लिखना है 2 lines। देन सब डोमेन, एज आई टोल्ड यू कि क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस या फिर सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस या फिर जो भी और सर्विस आप इसमें फोकस करने वाले हो, सो दैट काइंड ऑफ सर्विसेज यू कैन टेक। कुछ भी, मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर अगर आपने सर्विस लिया है तो सर्विस, डिप्लॉयमेंट मॉडल लिया है तो डिप्लॉयमेंट मॉडल, प्रोटोकॉल लिया तो प्रोटोकॉल का, आर्किटेक्चर लिया तो आर्किटेक्चर, दैट इज। सो डोमेन के अंदर होता है सब डोमेन, फोकस ऑन दैट सब डोमेन एंड राइट डाउन 2 lines। बट जब ये लिखते हैं तो डोमेन और सब डोमेन में कुछ ना कुछ कनेक्शन होना चाहिए। हम देखेंगे एग्जांपल से कि कैसे ये कनेक्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि डोमेन अलग लिखा, सब डोमेन का डेफिनेशन लिखा और वो इसमें कुछ कनेक्शन दिख नहीं रहा है। सो इट्स नॉट, इट शुड नॉट बी लाइक दिस। तो पहला स्टेटमेंट है, दूसरा स्टेटमेंट है, तीसरा स्टेटमेंट है, तो ये सब कनेक्शन होना चाहिए। फर्स्ट स्टेटमेंट मस्ट बी कनेक्टेड विद द सेकंड, क्योंकि ये स्टोरी राइटिंग के जैसा होता है। तो हम लिखते हैं ना स्टोरी की, वो एक था राजा, फिर उसकी एक रानी थी, उसकी एक रानी, मतलब ये सेकंड लाइन हमने कनेक्ट किया, ठीक है। तो ऐसे हमें ये रिसर्च पेपर भी कनेक्ट करना है। सो आर्ट ऑफ स्टोरी राइटिंग इज नथिंग बट आर्ट ऑफ रिसर्च पेपर राइटिंग, ऐसा आप शॉर्ट में याद रख सकते हो। देन आता है आपका सब डोमेन 2, दैट मीन्स अगर प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में अगर कोई मैंने वापस एक और इशू लिया है तो उसके बारे में आपको 2 lines लिखना है। अब ये वाला जो पेपर है ना, यहाँ पे हमने कोई प्रॉब्लम नहीं लिया है। देखो क्लाउड कंप्यूटिंग हमने जस्ट एक ओवरऑल डिस्कस किया है, क्लाउड कंप्यूटिंग के प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस के बारे में, ब्रॉड लेवल भी नहीं कर रहे हम। तो क्लाउड कंप्यूटिंग के डिप्लॉयमेंट के बारे में आप डिस्कस कर सकते हैं, प्रोडक्ट के प्रोटोकॉल्स के बारे में आप डिस्कस कर सकते हो। ओवरऑल डिस्कस नहीं करना चाहिए, देन इट बिकम्स जनरल, नो, दैट विल बी लाइक अ ब्लॉग टॉपिक, मतलब ओवरव्यू ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं लिख सकते, बट यू टेक एटलीस्ट वन नो सब डोमेन ऑफ इट। एटलीस्ट क्लाउड का डेफिनेशन लिया तो भी चलेगा, वो आप क्या कर सकते हो उसको डिकम्पोज करो एंड ट्राई टू फाइंड समथिंग न्यू इन, न्यू इनसाइट इन दैट। सो एक पर्टिकुलर, क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग कैसा एक बिग टेक्नोलॉजी है, एआई है, क्वांटम कंप्यूटिंग है इन 2024, तो ये सब बिग टेक्नोलॉजी है, तो उसका उसका जस्ट एक छोटा सा पार्ट ले लो। इवन इफ यू आर टेकिंग जस्ट डेफिनेशन और प्रोटोकॉल्स एसोसिएटेड विद, टिक वन वन पॉइंट एंड राइट डाउन दी रिसर्च पेपर। आपका मिनिमम 6 पेपर्स का ही तो चाहिए, आपको कहाँ 60 पेपर का लिखना है फिलहाल। सो एट द इंट्रोडक्टरी लेवल आप छोटा सा पेपर लिखो, बट जस्ट टेक वन सब डोमेन ऑफ इट, एंड दैट्स व्हाई आई हैव रिटन इन दिस वे, डोमेन, सब डोमेन 1, सब डोमेन 2, एंड राइट डाउन 2 2 lines। तो कंपलसरी 2 2 lines लिखना है क्या, ऐसा नहीं है, 1 to 2 lines लिखना है, डोंट राइट मोर देन दैट बिकॉज इट इज एब्स्ट्रैक्ट। ज्यादा तो लिखना ही है ना, यही सब हमें ओवरऑल लिखना ही है इंट्रोडक्शन में। सो फिलहाल हमें क्या करना है, उसका सिर्फ छोटा सा पॉइंट लिखना है। एंड ऑफ कोर्स एट द एंड ऑफ द रिसर्च पेपर अगेन वी आर गोइंग टू रीड द एब्स्ट्रैक्ट एंड वी आर गोइंग टू रिफाइन इट, बट पहले आप ये रफ ड्राफ्ट करने के लिए आपको इतना लिखना होगा, सो दैट यू विल गेट द आइडिया फॉर राइटिंग द रिसर्च पेपर एज वेल। एंड उसके बाद आपको लिखना है, यस, एज आई वाज टेलिंग दैट दिस इज नॉट द प्रॉब्लम ओरिएंटेड पेपर। सो इफ इट इज नॉट प्रॉब्लम ओरिएंटेड पेपर, सो मेरा तो प्रॉब्लम ओरिएंटेड नहीं, तो मैं तो सॉल्यूशन नहीं देने वाली हूँ, और ना ही कोई मैंने प्रॉब्लम डिस्कस किया है। सो मैंने क्या लिखा है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस है, उसमें से कोई एक पर्टिकुलर इशू है, तो उसका रिलीवेंस हम लिखेंगे कि क्यों हम ये स्टडी करने वाले हैं। एंड देन विल राइट व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर पेपर, व्हाई वी आर डूइंग दिस ओवरव्यू। तो ये सब हमें लिखना है, ओवरव्यू लिखने वाले हो, प्रोटोकॉल लिखने वाले हो, वॉट एवर इट इज। तो ये हमें लिखना होगा कि क्या आपका ऑब्जेक्टिव है, भाई योर मीन्स ये पेपर आप क्यों लिख रहे हो, एंड व्हाई दिस पेपर इज इम्पोर्टेंट। अगर ये ओवरव्यू वाला पेपर है तो क्यों ये इम्पोर्टेंट है, अगर ये प्रोटोकॉल का ओवरव्यू है तो ये क्यों इम्पोर्टेंट है, ये सब हमें लिखना होता है, ठीक है। अब वही थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा अलग हो जाता है। यहाँ पे अर्थराइटिस प्रेडिक्शन जो हमने ये देखा था, तो यहाँ पे आपको स्टार्ट करना विद प्रॉब्लम।
अब यहाँ पे टेक्नोलॉजी डायरेक्टली नहीं स्टार्ट करना है, बिकॉज आवर एम इज नॉट टू फोकस ऑन एआई टेक्नोलॉजी, आवर एम इज टू फोकस ऑन अर्थराइटिस प्रेडिक्शन। ठीक है, फिर वो एआई से करो, मशीन लर्निंग से करो, डीप लर्निंग से करो, अगर आपको मालूम लगता है कि क्वांटम से भी इसका सॉल्यूशन है तो क्वांटम से करो, या फिर कोई एक्सवाइजेड टेक्नोलॉजी यूज करो। दैट्स नॉट आवर एम इज टू predict the arthritis in more effectively, and that's why your paper in this case should start with problem introduction। तो ये प्रॉब्लम है आपका अर्थराइटिस। ओके, अर्थराइटिस का पहले इंट्रोडक्शन लिखना होगा आपको 1 to 2 लाइन्स, देन अर्थराइटिस प्रेडिक्शन। ओके, आपको अर्थराइटिस प्रेडिक्शन डायरेक्टली क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि सामने वाले को मालूम होना चाहिए कि अर्थराइटिस क्या है। सी दिस इज अ मेडिकल टर्म एंड एवरी कॉमन पर्सन डजंट नो अबाउट इट, राइट। सो इफ यू आर राइटिंग समथिंग न्यू टर्म्स, जैसे हार्ट अटैक प्रेडिक्शन, अगर आपने ये यहाँ पे लिखा हार्ट अटैक प्रेडिक्शन, तो हार्ट अटैक तो सबको मालूम है भाई, क्योंकि वो हार्ट अटैक के बारे में अपनी आपको लिखने की जरूरत नहीं है। बट इफ यू आर राइटिंग अर्थराइटिस, इफ यू आर राइटिंग माइग्रेन, इवन माइग्रेन इज ऑल्सो नॉट नोन टू ईच एंड एवरी पर्सन, सो ये थोड़ा सा मेडिकल ओरिएंटेड टर्म्स है ना। तो इसको आपको ये वाले जो लाइन है, ये वर्ड्स है, इसको पहले 1 2 लाइन में आपको डिस्क्राइब करना चाहिए। एक लाइन एटलीस्ट इसका बनता ही है, 2 लाइन इसके लिए देने की जरूरत नहीं है। बट देन उसके बाद आप लिखो कि अर्थराइटिस प्रेडिक्शन क्यों जरूरी है, एंड देन यू हैव टू राइट कि अर्थराइटिस प्रेडिक्शन जो हम यूजिंग कंप्यूटर करते हैं, दैट इज फॉर अर्ली प्रेडिक्शन, तो वो क्यों जरूरी है। एंड फिर आपको लिखना है इसका एआई का रिलेवेंस क्या है, राइट। सो व्हाट इज द प्रॉब्लम, उसका इंट्रोडक्शन, उसका स्टेटमेंट। ठीक है, देन प्रॉब्लम इन डिटेल मतलब अर्थराइटिस प्रेडिक्शन। ओके, देन फिर हम यहाँ पे लिखना क्या है, अब ये वाला जो पेपर है आपके सॉल्यूशंस नहीं है, तो इसमें हमें आपको क्या करना है, 2 लाइन्स में एग्जिस्टिंग क्या क्या सॉल्यूशंस है, किस लेवल का है, मतलब दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम इज सॉल्व यूजिंग एआई डीएल सॉफ्टवेयर, ब्रॉड लेवल पे लिखना है आपको। एग्जैक्टली अगर 60 एल्गोरिथम तो 60 एल्गोरिथम के नाम नहीं लिखना है, बट एट अ ब्रॉडर लेवल आपको लिखना है व्हाट आर द एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस। ठीक है, एंड देन अब यहाँ पे देखिए, अगर अगेन आप यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं दे रहे हो आपका खुद का, सो यू आर जस्ट डिस्क्राइबिंग द प्रीवियस सॉल्यूशंस टू गिव द इफेक्टिव सॉल्यूशन। it is very necessary to study the existing solution. This will be your objective in this paper, right? So your objective or your methodology कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, मतलब ये जो आप ऑब्जेक्टिव क्या है कि यहाँ पे मुझे करंट सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना है, और करंट योर ऑब्जेक्टिव एंड मेथोडोलॉजी बोल सकते हैं हम यहाँ पे। जस्ट क्लियर दिस। अब मेथोडोलॉजी का मतलब है कि जो अपने सॉल्यूशंस फाइंड आउट किए हैं, वो किसी डॉक्टर को पूछ के फाइंड आउट किया है, या लिटरेचर से फाइंड आउट किया है, या एक्सपेरिमेंट से फाइंड आउट किया है, दैट यू शुड राइट हियर। सो उसके बारे में आपको 2 2 लाइन्स लिखना है। एंड देन व्हाई दिस पेपर यू आर राइटिंग, व्हाई मतलब ये पेपर की जरूरत ही क्या है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, सो ये आप यहाँ पे वैसे लिख सकते हो। सो दिस इज आई थिंक रिपीटेड, आई विल रिमूव दिस। ओके, अब हम देखते हैं पहला एग्जांपल अगेन कि ओवरव्यू, जैसे हमारा अभी टारगेट क्या है, ओवरव्यू पेपर अच्छा सा होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, सो दैट किसी ना किसी गुड जर्नल में ये एक्सेप्ट होना चाहिए। सो इसलिए उसको इसका एब्स्ट्रैक्ट अच्छा ही होना चाहिए। आफ्टर सेटिंग द इफेक्टिव टाइटल, ओके, एब्स्ट्रैक्ट इज द सेकंड स्टेप। अब जैसे हमने डिस्कस किया था, तो उसका डोमेन के बारे में 2 लाइन्स लिखो, तो चलो मैंने यहाँ पे 2 लाइन्स लिखा। क्लाउड कंप्यूटिंग इज अ बज़वर्ड नाउअडेज व्हिच ऑफर्स कंप्यूटिंग सर्विसेज यूजिंग इंटरनेट। अब ये लाइन कहाँ से जनरेट किया, ये आप कहीं से कॉपी करो या फिर खुद के मन से लिखो। कॉपी तो करना मतलब मैं तो बोलूँगी कि कॉपी मत करो, सो दैट आप थोड़ा सा डाइजेस्ट करके लिखोगे तो आपको समझ में भी आएगा, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, फिर आपको वो चेंज करने के लिए भी ईजी जाएगा। द नो मैटर कि इट कंटेंस ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, वो तो आएंगे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, पूर इंग्लिश है, फ्रेजेस कम है, वर्ड्स की कमी है, कुछ भी हो, उसको हम डिफाइन करेंगे चैट जीपीटी से। बट जो आपके दिमाग में है ना, पहले वही बताओ कि आपने क्लाउड कंप्यूटिंग क्यों लिया, क्योंकि सब लोग लेते हैं और हमें लगता है कि ये नया टेक्नोलॉजी स्टडी करना चाहिए। वही चीज़ आप क्या करो, यहाँ पे लिखो। ओके, सो दैट उसको हम फाइंड करेंगे ना, उसको हमें रिफाइन तो करना ही है। चैट जीपीटी से जो मिलता है वो रेडीमेड यूज करोगे तो फिर वो डेफिनेटली आपका रिजेक्ट हो जाएगा, बिकॉज एंटायर वर्ल्ड इज यूजिंग एंड सब लोग यूज करेंगे तो सबका प्रोजेक्ट तो पेपर तो रिजेक्ट हो जाएगा। व्हाट यू हैव टू राइट, यू हैव टू राइट योर ओन माइंड रिफ्लेक्शन है। ठीक है, इसलिए हमें खुद के माइंड से लिखना है। देन राइट डाउन समथिंग अबाउट योर सब डोमेन।
So platform as a service is one of the important services of cloud computing which provides platform for the development. अब ये लाइन लिखो या फिर आपके मन से लिखो, ये मैंने कहीं से कॉपी नहीं किया है, ये मैंने मन से ही लिखा है। अगर आप इसका ग्रामेटिकल मिस्टेक्स फाइंड आउट करोगे तो डेफिनेटली मिलेगा, और सिनोनिम्स फाइंड आउट करोगे तो मिलेगा ही मिलेगा। बट पहले हमें क्या करना है, एक रफ आइडिया तो सामने होना चाहिए, सो दैट यू कैन रिफाइन इट। ओके, देन सब डोमेन टू, मतलब अगर उसमें कुछ स्टोरेज इशू वगैरह आपने लिया है तो, या फिर आपको बताना है कि इसके अलावा और कौन से होते हैं। इफ़ यू थिंक दैट दैट हैज़ टू बी रिटर्न इन द एब्स्ट्रैक्ट, अगर ये पेपर से रिलेटेड है तो ही लिखो, अदरवाइज इट इज़ नॉट, मीन्स इट शुड नॉट बी रिटर्न। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस IAS एंड SAS आर बेस्ड सर्विसेज, ये एक्चुअली लिखने की ज़रूरत नहीं है अगर आप फोकस नहीं कर रहे हो। दैट यू कैन राइट इन इंट्रोडक्शन, बाकी का पूरा पेपर है वहाँ पे हम कहीं ना कहीं ये लाइन इंट्रोड्यूस करेंगे ही, जैसे आपको लगता है तो। बट नो नीड टू राइट दिस इन द एब्स्ट्रैक्ट, मैंने दिखाया इसलिए क्योंकि अगर उसमें से कुछ ले रहे हो तो आप लिख सकते हो, अदरवाइज इट शुड नॉट बी रिटर्न। यू हैव टू राइट ओनली द नेसेसरी थिंग्स इन द एब्स्ट्रैक्ट, डोंट राइट अननेसेसरी थिंग और डोंट एक्सपांड द थिंग्स। कम से कम वर्ड्स में आपको लिखना है एंड ज़्यादा से ज़्यादा आपके पेपर के बारे में लिखना है। देन यू हैव टू राइट द ऑब्जेक्टिव, क्योंकि ये प्रॉब्लम ओरिएंटेड वाला है तो नहीं, तो आपको क्या लिखना है कि ये पेपर क्यों लिखना ज़रूरी है। विथ इंक्रीज यूजेज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, ओके, मैंने ऐसा नहीं लिखा कि ये ओवरऑल कंप्यूटिंग स्टडी, कंप्यूटिंग क्लाउड कंप्यूटिंग स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिखा। वेक स्टेटमेंट नहीं लिखना है। मैंने क्या लिखा है देखो, विथ इंक्रीज यूसेज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, जो मैंने बोलती हूँ ना कि कनेक्शन होना चाहिए। द इश्यूज सच एज परफॉर्मेंस, स्टोरेज एंड सिक्योरिटी आर ऑल्सो इंक्रीज। ठीक है, तो मैंने इसके इश्यूज भी थोड़ा सा बताया, मतलब प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं मैंने इसको टच किया ही है। तो कोई भी रिसर्च पेपर है तो उसमें प्रॉब्लम्स आता ही है, डायरेक्टली और इनडायरेक्ट। टू एड्रेस इट, ओके, मतलब हमारा सॉल्यूशन फाइंड आउट ही करना है, बट उसके लिए स्टडी करना जरूरी है, पहला स्टेप है। सो टू एड्रेस इट विथ इफेक्टिव सॉल्यूशंस, इन डेप्थ स्टडी इज रिक्वायर्ड। सो ये बन गया मेरा ऑब्जेक्ट। अब हमें लिखना है कि ये जो ऑब्जेक्टिव तो आपने लिखा है, क्या ये जरूरी है? तो हमें यहाँ पे लिखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन होती है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें लिखना है लाइक, मतलब ये देख के आपका पेपर एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट हो सकता है। दिस पेपर, ठीक है, यहाँ पे हमेशा ये लाइन वाला है जो है ऐसा स्टार्ट होता है, आपका एब्स्ट्रैक्ट भी कभी कभी ये लाइन से स्टार्ट होता है, बट आई थिंक वो वहाँ से शुरू नहीं होना चाहिए, इट शुड बी द लास्ट पॉइंट। दिस पेपर विल बी वेरी यूजफुल बोल सकते हो, या फिर इफेक्टिव बोल सकते हो। यूजफुल, यहाँ पे मैं इफेक्टिव भी लिखती हूँ, इफेक्टिव फॉर द researchers in cloud computing domain in order to find issues related to, अब हमारा पेपर जो है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस है ना, प्लस एंड टू एड्रेस देम फॉर बेटर सॉल्यूशंस। हम भी एक रिसर्चर है तो हमारे लिए जैसे यूजफुल है ना, तो बाकी के लोगों के लिए भी यूजफुल है। अगर आपने प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस डिटेल में स्टडी किया तो वो स्टडी नहीं करेंगे, क्योंकि उनको आपका मटेरियल रेडी मिल जाएगा। तो ये होता है आपका इफेक्टिविटी ऑफ योर पेपर। ठीक है, अब इसको हमें कंबाइन करना है। कंबाइन करना है मतलब एक एक जो लाइन है उसमें कनेक्शन होना चाहिए। जैसे देखो यहाँ पे, क्लाउड कंप्यूटिंग इज अ बज़वर्ड नाउअडेज व्हिच ऑफर्स द सर्विसेज यूजिंग इंटरनेट। ठीक है, प्लेटफॉर्म इज अ सर्विस विच इज द इम्पोर्टेंट क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस, मतलब ये जो क्लाउड कंप्यूटिंग है मैंने यहाँ पे यूज किया है, ये उसका यहाँ पे कनेक्शन आ गया। ठीक है, सो यहाँ पे कनेक्शन आ गया, सो कनेक्शन इज ऑल्सो देयर। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि फर्स्ट स्टेटमेंट कहीं वेग है और दूसरा स्टेटमेंट कहीं वेग है। उसके बाद हमें लिखना है, अब ये लाइन एक्चुअली इंपॉर्टेंट नहीं है, सो विल नॉट डिस्कस दिस, क्योंकि यहाँ पे हमने सिर्फ प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस के बारे में लिखा बोला है ना, तो वही लिखना है एटलीस्ट इन एब्स्ट्रैक्ट। अगर आपको IAS और सास के बारे में लिखना है थोड़ा सा एक्स्ट्रा, देन यू कैन राइट, बट नॉट इन abstract, you write it in the introduction। and our object with increased usage of cloud computing, देखो यहाँ पे आपका कनेक्शन आ गया। okay, then why this paper is important, and now this paper मतलब क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग का यहाँ पे कनेक्शन है, so this is also connected। हमारा पेपर है, हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि ये इन डेप्थ स्टडी रिक्वायर्ड है, तो क्लाउड कंप्यूट ये जो हमारा पेपर है ये हमें सॉल्यूशन देता है या फिर डिटेल में स्टडी करता है। सो ये हो गया आपका कनेक्शंस बिटवीन द लाइंस, इसको बोलते हैं कनेक्शन बिटवीन द लाइंस। ये हो गया, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, रिफाइन कर सकते हैं। ठीक है,
अब हम क्या करेंगे, इसको रिफाइन करेंगे। रिफाइन करने के लिए आपको क्या करना होगा, अब मैं लिखती हूँ यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, इसको मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा ये सब लाइंस यहाँ पे कॉपी करती हूँ। तो पहला लाइन जो है वो मैंने उठाया यहाँ पे। ठीक है, एंड सेकंड लाइन है important. Third line is not directly to the my to my problem. और फिर मैं जाती हूँ नीचे थर्ड लाइन पे, देन फोर्थ लाइन इज विथ इंक्रीज्ड। ओके, ये हो गया मेरा पेपर एब्स्ट्रैक्ट रेडी। ठीक है, अब ये तो क्या होता है ना, हमें लगता है कि नहीं इसका थोड़ा सा ग्रामर ठीक नहीं है, इसमें और थोड़े से अच्छे वर्ड्स आने चाहिए, तो जनरल हो गया। तो थोड़ा सा हटके बनाना है, थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स बनाना है। यस, नाउ यू कैन टेक द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी। ओके, चैट जीपीटी से भी पूरा कॉपी नहीं करना है, आई विल टेल यू हाउ टू रिफाइन दैट। ठीक है, सो पहले हम इसको उठाते हैं एंड देन विल गो टू द चैट जीपीटी। ओके, और मैंने यहाँ पे क्वेरी दिया है, आई विल जस्ट इंक्रीज द साइज। ओके, सो यहाँ पे मैंने क्वेरी दिया है, शिफ्ट एंटर करेंगे और मैं लिखती हूँ। ओके, ओके, इसने पूरा पेपर किया है, मैंने गलती से एंटर किया था। आई विल जस्ट राइट इट अगेन, शिफ्ट एंटर करती हूँ, refine this abstract। okay? अब देखते हैं इसका आंसर क्या मिलता है। दिस इज, ये कंपलसरी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब चैट जीपीटी नहीं था तभी तो लोग करते ही थे। बट अभी हमें क्या करना है, यूजिंग चैट जीपीटी, हाउ इट कैन हेल्प अस। हम देखते हैं कि ये अभी यहाँ पे क्या आंसर देता है। ठीक है, देखिए, अब क्लाउड कंप्यूटिंग हमने इसमें कुछ आंसर दिया है। कभी कभी क्या होता है ना, आपको वर्ड्स का रिस्ट्रिक्शन रहता है। सो वर्ड्स का रिस्ट्रिक्शन है तो मतलब 300 वर्ड्स में ही चाहिए, 500 वर्ड्स में चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए, 2000 से ज़्यादा नहीं चाहिए, कम चाहिए वगैरह। तो हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ वर्ड्स, जो ऊपर का हमारा टॉप टेक्स्ट है उसमें से कितना वर्ड्स है, 97। तो हम उसको करते हैं एक्सपांड इट टू 300 वर्ड्स। ये नॉर्मल साइज रहता है, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट का। तो हमने उसको एक्सपांड किया, हमारे दिमाग में जितना था उसको, इसलिए मैंने बोला था आपको टू टू लाइंस लिखना है। हमें हमने अभी यहाँ पे वन वन लाइन ही लिखा था, दैट्स वाई ये उसने क्या किया, सिर्फ 97 वर्ड्स जनरेट किया। नाउ इट इज गिविंग यू 300। तो अगर आपको एक्सपांड करना है तो एक्सपांड वाला क्वेरी यहाँ पे दे दो, प्रॉम्प्ट दे दो, या फिर रिड्यूस करना है तो रिड्यूस वाला दे दो। ऑलराइट, सो नाउ विल टेक दिस, एंड ये पूरा का पूरा अगर आपने कॉपी किया तो डेफिनेटली एआई फ्लैग आएगा और फिर आपको मुश्किल हो जाएगा। सो बेटर टू चेंज इट इमीडिएटली। अब देखिए यहाँ पे क्या कर सकती हूँ। क्लाउड कंप्यूटिंग इज अ रैपिडली ग्रोइंग टेक्नोलॉजी विच प्रोवाइड्स, ठीक है, रेंज ऑफ सर्विसेज ओवर द इंटरनेट ट्रांसफॉर्मिंग हाउ। ये बहुत बड़ा लाइन किया, इसको आप डिकम्पोज कर सकते हो। क्लाउड कंप्यूटिंग इज रैपिड ग्रोइंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इसको मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक करती हूँ। इट प्रोवाइड्स, तो यहाँ पे मैंने एक ऐड कर दिया, क्लाउड कंप्यूटिंग इज अ रैपिडली ग्रोइंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है मुझे, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स तो आप ग्रामरली से रिड्यूस कर ही सकते हो। अब रैपिडली जो वर्ड है, फ्रेज है, चेंज कर सकते हैं। देखो, क्विकली, स्पीडीली, हैस्टिली, आपको जो अच्छा लगे। ठीक है, फास्ट ग्रोइंग टेक्नोलॉजी बोल सकते हैं। ग्रोइंग को क्या हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है, इंक्रीजिंग है, राइजिंग टेक्नोलॉजी भी बोल सकते हैं। टेक्नोलॉजी एक्चुअली एक वर्ड आना चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी के बारे में होते हैं पेपर्स। तो स्किल है, एक्सपर्टाइज है, नहीं, यहाँ पे कुछ मैनेज नहीं होता है। देखो, अब जब हम चेंज करते हैं ना यूजिंग सिनोनिम, पहले आप पढ़ो वो लाइन, और आपको आपको लगता है कि इट इज अ ग्रामेटिकली करेक्टिंग वर्ड, सॉरी लाइन, देन ओनली कीप, अदरवाइज यू हैव टू अनडू इट। क्लाउड कंप्यूटिंग इज अ फास्ट राइजिंग टेक्नोलॉजी। क्या हमें समझता है कि ये जो कॉन्टेक्स्ट है वो चेंज नहीं हो रहा है, तो ये दिस इज वैलिड। तो ये बन गया आपका, इसका मतलब फ्लैग आपका यहाँ पे डेफिनेटली थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा। फिर भी आता है तो चेंज करना कैसे, वो हम फ्लैग केस में देखेंगे ही। बट यहाँ पे एक छोटा सा स्टेप्स होता है, यहाँ से भी आपका थोड़ा सा फ्लैग रिड्यूस हो जाएगा। अब सेकंड लाइन हमने क्या किया, इट प्रोवाइड्स अ वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज ओवर द इंटरनेट। ओके, तो वाइड रेंज है, इसको हम चेंज कर सकते हैं क्या, थोड़ा सा ये अभी एक्सटेंसिव
सर्विसेज, रेंज ऑफ सर्विसेज बोल सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा अगर सर्विसेज है तो, और आजकल लोग यूज़ करते हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे आप लिख सकते हो क्योंकि बहुत सारा सर्विसेज ये देता ही है। ठीक है, ओवर द इंटरनेट। तो ओवर द इंटरनेट के जगह पे मैं क्या करती हूँ, उसको थोड़ा सा भी चेंज करती हूँ, यूजिंग इंटरनेट, जो फर्स्ट लाइन में भी हमने किया था। थोड़ा सा वर्ड्स आप चेंज करो, सिनोनिम्स भी करो। ठीक है, क्या हम ये इंटरनेट वर्ड चेंज कर सकते हैं? लेट्स चेक आउट। अब देखते हैं इसमें क्या सिनोनिम्स देता है। साइबर नेट है, ठीक है, तो ये जनरली मालूम है सबको। ट्रांसफॉर्मिंग हाउ ऑर्गेनाइजेशंस मैनेज एंड, अब देखो इसको मैं वापस ब्रेक करती हूँ। इट हेल्प्स टू ट्रांसफॉर्म। ओके, सो यहाँ पे आपका थोड़ा सा स्किल है, और अगर आपको यहाँ पे फिर भी लैकिंग है, आप कि ये ब्रेक करना नहीं आ रहा है, सो यू कैन सिट विद द इंग्लिश पर्सन, द इंग्लिश टीचर, और जिसका इंग्लिश अच्छा है, और यहाँ से उसका हेल्प लेके आप ये थोड़ा सा चेंज कर सकते हो। इट हेल्प्स टू ट्रांसफॉर्म how organizations manage and deploy the applications, or transform the management। आपको ये पूरा चेंज करना होता है विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। लाइन तो चेंज करना है बट मीनिंग चेंज नहीं करना है। विदाउट सॉरी, ट्रांसफॉर्म, इट हेल्प्स टू ट्रांसफॉर्म द मैनेजमेंट एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ एप्लीकेशंस। देखो पूरा लाइन मैंने चेंज कर दिया है, बट मीनिंग चेंज नहीं करना है। तो कैसे पता चले, उसको एक बार पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। इट हेल्प्स टू ट्रांसफॉर्म द मैनेजमेंट एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ एप्लीकेशंस। तो क्लाउड कंप्यूटिंग से आपका मैनेजमेंट चेंज होता है और ऐप डिप्लॉयमेंट भी चेंज होता है। यस, मीनिंग इज करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपका चेंज हो गया। अब देखते हैं आगे वाला लाइन्स। सो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस इज पर्टिकुलरली सिग्निफिकेंट अमंग वेरियस सर्विस मॉडल्स। अब ये वाला जो लाइन है ना, अब ये दो तो हमने देख ही लिया कि कैसे उसको चेंज करते हैं। अब ये देखो, ये थर्ड वाला जो लाइन है, मैं थोड़ा सा अलग तरीके से चेंज कर दूँ। आपको क्या करना है, कोई भी स्टेटमेंट चेंज करना है विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। तो एक तो हमने देखा कि उसके वर्ड्स चेंज करो, फ्रेजेस चेंज करो, सिनोनिम्स चेंज करो। सिनोनिम्स आप चैट जीपीटी से भी फाइंड आउट कर सकते हो। अब थर्ड वे होता है जो नॉर्मल यूज लोग यूज करते हैं बहुत जगह पे फ्लैग रिड्यूस करने के लिए, वो होता है ये जो पेपर आपका स्टेटमेंट है उसका, वो आपका वॉइस चेंज करना है, पैसिव वॉइस टू एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। ठीक है, तो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस इज के जगह पे हम क्या करेंगे, अमंगस्ट वेरियस मॉडल। तो ये वाला स्टेटमेंट देखो अभी हम कैसे चेंज करें, अमंगस्ट वेरियस मॉडल्स। ये हमने स्टार्टिंग में लिया है ना, तो अमंगस्ट वेरियस मॉडल ये आपका स्टार्ट में आएगा। अमंग द वेरियस मॉडल्स, प्लेटफॉर्म इज अ सर्विस is very important or significant, is particularly is very much significant। ठीक है, तो ये वाला लाइन हमने चेंज किया, अमंग्स द वेरियस सर्विस मॉडल्स। तो इसको भी वापस आप थोड़ा सा सिनोनिम चेंज करो, बट वॉइस चेंज किया आप, दैट मीन्स चेंज नहीं होगा, थोड़ा सा और सिनोनिम्स चेंज करना होगा। ठीक है, इज वेरी सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट को हम चेंज कर सकते हैं क्या, चेक करके देखो। इम्पोर्टेंट है, वाइटल भी है, ऐसे बोल सकता है, बट इम्पोर्टेंट वर्ड इतना अच्छा यूज नहीं होता है रिसर्च में। इज वेरी सब्सटेंशियल, ठीक है, चेंज कर दिया। तो अगर आपको लगता है कि ये सब्सटेंशियल जो है, देखो उसने खुद भी चेंज कर दिया, ग्रामरली है यहाँ पे, तो हमें नहीं चाहिए, तो आप क्या करो, इसको डिसमिस करो। अब मुझे चाहिए ये सब्सटेंशियल वर्ड जो है, उसकी जगह पे कुछ और यूज कर सकते हैं क्या। लेट्स टॉक टू चैट जीपीटी। बेस्ट अल्टरनेट synonyms for this is the prompt I'm giving। अब देखो क्या दिया उसने, सिग्निफिकेंट जो हमने पहले से यूज किया था वो तो नहीं चाहिए आपको, राइट। कंसिडरेबल है, एम्पल है, एक्सटेंसिव है, मेजर है, प्रोफाउंड है, मीनिंगफुल है, नोटेबल है। ठीक है, तो उसमें से कुछ भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो प्रोफाइंड है, वेटी है, बट यू हैव टू चेक हम whether it is looking good at that particular position or not। let's say अभी मैंने लिया प्रोफाउंड। ठीक है, मैं यहाँ पे डालती इज वेरी प्रोफाउंड, प्रोफाउंड, तो अच्छा लग रहा है कि देखो, amongst the several service models, platform as a service is very profound। नहीं, इतना अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब पहले वाला जो स्टेटमेंट है वो अच्छा था, या फिर इज प्रोफाउंड, ऐसे भी यूज कर सकते हैं। वेरी की जगह पे वेरी मैंने रिड्यूस कर दिया, देन दिस लाइन बिकम्स गुड लाइन।
Okay, so this is in this way you have to change the entire what you can say the abstract, and then you can submit it to the respective journal. ठीक है। अब इस सेकंड वाला जो हमने यहाँ पे लिया था उसका हमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया था, मैंने 5 पॉइंट्स याद रखा था कि व्हाट इज इट, मतलब इसका जो टेक्नोलॉजी या फिर प्रॉब्लम स्टार्ट कर करके मैंने उसके डेप्थ में गई। फिर मेरा प्रॉब्लम सॉरी मेरा पेपर क्या करेगा, आवर एम, व्हाट इज आवर एम एंड हाउ दिस पेपर इज इफेक्टिव। ठीक है, तो ये ऐसे 2-3 पॉइंट्स अगर आपने याद रखे तो आपका पेपर बच जाता है। तो ये पॉइंट्स याद रख के आपको 2-2 लाइंस लिखना है, उसको चैट जीपीटी पे कॉपी करके रिफाइन करना है, नंबर ऑफ वर्ड्स एडजस्ट करना है, एंड अगेन यू हैव टू कम हियर, जैसे मैंने यहाँ पे किया उसको वापस रिफाइन करना है, एक एक वर्ड लेके, एक एक स्टेटमेंट लेके आपको करना होगा, एक एक चेंज करना है आपको, पूरा कॉपी नहीं करना है। आप उसमें से जितना कॉपी वर्ड्स ले रहे हो उसको रीअरेंज करो, बट डोंट कॉपी द थिंग्स एज इट इज। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट इज द, अब यहाँ पे मैं दो ले रही हूँ प्रॉब्लम। ठीक है, अब ये यहाँ पे क्या कर रही हूँ मैं, यहाँ पे आपको लिख के बताती हूँ कि एग्जैक्टली कैसे लिखना है। ठीक है, अब वही एग्जांपल है एक्चुअली जो क्लाउड में लिखा था, बट ये थोड़ा सा अलग है, प्रॉब्लम ओरिएंटेड है इसलिए। सो अर्थराइटिस प्रेडिक्शन। ठीक है, अर्थराइटिस प्रेडिक्शन के बारे में हम यहाँ पे लिखते हैं थोड़ा सा पहले। अर्थराइटिस, अर्थराइटिस, so arthritis is a common disease which is found in young generation, or it is still in young generation, which is related to bone disease, ऐसा कुछ तो भी आपको लिखना है। so arthritis के बारे में आपको लिखना है यहाँ पे 2 लाइन्स। देन आपको लिखना है अर्थराइटिस प्रेडिक्शन के बारे में। ठीक है, अर्थराइटिस प्रेडिक्शन के बारे में 2 लाइन्स लिखना है। ओके, अब यहाँ पे ये थोड़ा सा रिव्यूज करके 1 लाइन भी कर सकते हो जब आपको नंबर ऑफ वर्ड्स एडजस्ट करना है। ओके, एंड उसके बारे में आपको लिखना है अर्थराइटिस प्रिडिक्शन के जो जनरल मेथड्स होते हैं ना, एआई छोड़ के भी, मतलब ओके, जनरल सॉल्यूशंस, और वी कैन से ऑल सॉल्यूशंस के बारे में थोड़ा सा आपको लिखना है। क्या क्या है एआई छोड़ के, और कौन सा है। डॉक्टर्स डायरेक्टली ट्रीट करते हैं, कभी कभी कंसल्टेंट होता है, ये वो सॉफ्टवेयर से कैसे करते हैं, एआई छोड़ के भी कौन से है, लाइकवाइज। एंड देन यू हैव टू राइट एआई प्रेडिक्शन यूजिंग एआई। तो एआई के बारे में आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 लाइन्स, वो भी 2 लाइन से लिखना है, बिकॉज दिस इज नॉट द एंटायर पेपर, दिस इज द एब्स्ट्रैक्ट। ओके, अब इसमें हमें क्या करना है, अब अर्थराइटिस प्रेडिक्शन है, नाउ यू हैव टू कीप द थिंग्स इन योर माइंड कि आपका पेपर का ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, ऑलवेज कीप दिस इन। तो ये हो गया आपका प्रॉब्लम इन डिटेल। ठीक है, तो ये अर्थराइटिस प्रेडिक्शन हम बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमें लिखना है ये जो प्रॉब्लम है अर्थराइटिस प्रेडिक्शन क्यों जरूरी है। अवर एम इज व्हाट, अल्टीमेटली हमारा एम क्या होता है, हम नया एल्गोरिथम देते हैं, बट वो नया एल्गोरिथम किस चीज़ के लिए होता है, या तो ऑप्टिमाइजेशन के लिए होता है, या फिर मोर एक्यूरेसी के लिए होता है विदाउट डिस्टर्बिंग द परफॉर्मेंस, या फिर हमें उसमें कुछ सिक्योरिटी ऐड करना है। कुछ एल्गोरिथम्स के इसमें सिक्योरिटी ऐड करते हैं, उसमें हम परफॉर्मेंस इंक्रीज नहीं करते बट सिक्योरिटी ऐड करते हैं। लाइकवाइज कुछ ना कुछ सॉल्यूशन सॉरी इशू होता है जिसको हम यहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं। सो नाउ राइट डाउन योर प्रॉब्लम। सो अर्थराइटिस प्रेडिक्शन जो है ये प्रॉब्लम नहीं है, हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम इसका जो ये प्रेडिक्शन है वो कैसे इफेक्टिव बनाए या फिर कैसे फास्ट बनाए। सो अर्थराइटिस प्रेडिक्शन यूजिंग एआई, ओके, requires, okay, requires some efficiency और more efficiency। यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब कर रही हूँ एफिशिएंसी, बट आपको ये पेपर देखना होगा, एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस मालूम होना चाहिए, तभी आप ये लिख सकते हो कि आपका प्रॉब्लम क्या है। तो मैं ये दिमाग में सोच के लिख रही हूँ कि जो एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस है उसमें कम एफिशिएंसी है। सो ये सोच के आपको आपका प्रॉब्लम लिखना है। सो आवर एम इज टू फाइंड इफेक्टिव इफेक्टिव अल्गोरिदम, ओके, मतलब फास्ट अल्गोरिदम। ठीक है, बट हमें क्या करना है, थोड़ा सा ये प्रॉब्लम का लाइन यहाँ पे लिखना होगा, सो दैट इट विल गिव यू द ऑब्जेक्टिव ऑफ योर पेपर एक्चुअली। ओके, सो इट रिक्वायर्स, दैट्स व्हाई यू आर राइटिंग दिस पेपर ऑन दिस पर्टिकुलर टाइटल। देन यू हैव टू राइट ये जो लिखा था ना हमने 2 लाइन्स। ओके, अर्थराइटिस प्रेडिक्शन यूजिंग एआई क्या करता है। तो एआई के भी अलग अलग मेथड्स है ना, तो एआई के कौन से मेथड्स है,
हमने पेपर क्या लिखा, इश्यूज एंड करंट सॉल्यूशंस। तो मान लो कि ये 60-70 रिसर्चर ने ऑलरेडी जो कुछ एल्गोरिथम्स है वो यहाँ पे अप्लाई किया है, 60 एल्गोरिथम्स। ठीक है, तो ये सब आपको यहाँ पे लिखना होगा इन शॉर्ट कि उसके कितने एल्गोरिथम्स है। अब 60 एल्गोरिथम के नाम तो लिख नहीं सकते, ठीक है, लेकिन अगर आपका ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो ये जो पेपर इसमें ये एल्गोरिथम्स आपने एक्सप्लोर किया है। सो कौन से 60 एल्गोरिथम है, 60 वर्ड्स में लिख लो। अगर आपका 300 लाइन्स में वो फिट होता है, 300 एक्चुअली वो एवरेज नंबर है, ठीक है। ऐसा कोई यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, बहुत जर्नल्स में रिस्ट्रिक्शन होता है, इसलिए मैं यहाँ पे बोल रही हूँ। तो 300 का 500 का यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन होता है। सो वो देख के आपको क्या करना है, उसको लिखना है। अगर आपका रिस्ट्रिक्शन है तो आपको उसको रिड्यूस करना है, नहीं है तो आप पूरे 60 एल्गोरिथम्स यहाँ पे लिख सकते हो। एंड देन योर ऑब्जेक्टिव, so what is your objective, that you want to predict the no faster algorithm लिखना है आपको, ठीक है। इसके लिए फास्टर algorithm शॉर्ट में लिखना है, ठीक है। एंड देन यू हैव टू राइट व्हाई दिस पेपर इज इफेक्टिव, यू नो। तो आपको ये जो पेपर है ये क्यों इफेक्टिव है, तो आपको यहाँ पे लिखना क्या होता है, ये पेपर जो है क्यों इफेक्टिव है, मतलब आपका जो पेपर है दिस पेपर, जो फर्स्ट इसके लिखा था ना हमने फर्स्ट टाइटल के लिए, दिस पेपर इज वेरी इफेक्टिव, ऐसा ही लाइन लिखते हैं सब लोग, थोड़ा सा ऑफ कोर्स मॉडिफाई होता है। इज वेरी इफेक्टिव फॉर द रिसर्चर्स इन हेल्थ केयर डोमेन। देखिए अभी तो थोड़ा सा मैंने चेंज किया, या फिर रिसर्चर्स इन अर्थराइटिस प्रेडिक्शन, इससे भी लिख सकते हो। मेडिकल डोमेन, मेडिकल टेक्नोलॉजी, कुछ भी आपको थोड़ा सा उसका मीनिंग चेंज नहीं करना है। हेल्थ केयर डोमेन फॉर effective and early prediction of the early prediction of the arthritis. Okay, so likewise you have to write two lines, and then you have to refine it using chat gpt, again do the manual thing so that it will reduce the ai. Okay, so these are the two ways to this is the way to write the abstract. ओके, नाउ अब लिखते तो है हम, जब फर्स्ट टाइम करते तो लिखते ही है, लेकिन बाद में जब आपको एक्चुअल पेपर लिखना है तो ये बार बार तो आप देखोगे नहीं कि क्या क्या पॉइंट्स होते हैं। तो इसको कैसे याद रखें, थोड़ा सा इफेक्टिवली कैसे याद रखें, तो उसके लिए है आगे का मेथड, दैट इज 5 Ws ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट। ओके, तो जस्ट ओके, सो नाउ वी विल सी 5 Ws ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट। मतलब ये छोटा सा एक हिंट बोल सकते हैं कि कैसे इसको लिखना है। हमेशा हमें याद नहीं रहता है ना कि कहाँ से स्टार्ट करें और कहाँ पे एंड करें, क्या क्या पॉइंट्स आना चाहिए। सो यूजिंग दिस 5 Ws से भी आपको आप इजीली कर सकते हो। सेकंडली, मतलब मैंने जो फर्स्ट मेथड बताया उसे तो करना ही है, बट लेटर ऑन अगेन यू कैन गिव द फाइनल टच, जो हम बोलते हैं रिफाइनमेंट, यूजिंग दिस 5 W के सब पॉइंट्स आया है कि नहीं। तो ये 5 Ws क्या होता है, वॉट, ठीक है। 5 Ws जो हम इंग्लिश में पढ़ते हैं ना, सो पहले होता है आपका वॉट, मतलब फर्स्ट डब्ल्यू, ठीक है। दूसरा होता है आपका वाई, ये होता है आपके 5 Ws, ठीक है। देन ये वॉट ही है आगे, ठीक है। सबसे ज्यादा वॉट है क्या पे है, ये पेपर, यही तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन सिर्फ उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो उसके बाद आता है हाउ टू सॉल्व इट, वेयर यू हैव सॉल्व इट, ठीक है। अब यही बात है हमने देखना है तो डिटेल में कि क्या है, ठीक है। देन देखो हमारा जो ऊपर का एब्स्ट्रैक्ट है ना, वो अभी भी कंप्लीट नहीं है, क्योंकि ये 5 पॉइंट्स के हिसाब से एक दो कमियां हैं उसमें, वो देखते हैं कि कैसे हमें उसको रिड्यूस करना है। तो अभी ऊपर जो हमने देखा ना वो सिर्फ व्हाट एंड हाउ है, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स हमने नहीं देखे थे, जो हमें देखना जरूरी होता है इन सम केसेस, इसलिए नहीं देखे थे क्योंकि वो सब जगह पे एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं कि व्हाट इज द प्रॉब्लम जो हमने ऊपर देखा था। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, arthritis prediction. So what is arthritis, what is arthritis prediction, what is arthritis existing solution, and what is the no arthritis using AI, and means slow down जो process है arthritis prediction का, वो हमारा problem है, ठीक है। So what is the problem, then second is why is the problem, क्यों है ये problem,
तो ये आर्थराइटिस क्यों होता है, जैसे आप यहाँ पे रिलीव्स दे सकते हो कि कोविड के बाद जो सबका इम्यूनिटी कम हो गया था। सो वो इम्यूनिटी ज़्यादातर बोन्स में कम हो गया था। या फिर आप मतलब कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं, जस्ट आई एम टेलिंग यू द मीनिंग। आपको ऑफ कोर्स उस सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए, देन यू कैन यू नो फाइंड द रीजन ऑफ दिस व्हाई, रूट कॉज आंसर जो हम बोलते हैं ना। तो यहाँ पे आपको देना होता है रूट कॉज कि क्या है इसका भाई, जो रीजन है, मेन रीजन है वो क्या है। देन व्हाट इज द सॉल्यूशन। अब यहाँ पे आपका पेपर तो यू नो नया सॉल्यूशन का नहीं है, तो आप यहाँ पे क्या दे सकते हो, एग्जिस्टिंग सॉल्यूशन। या फिर आप क्या कर सकते हो, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ योर पेपर। या तो आप सॉल्यूशन दे दो, नहीं तो फिर आप ऑब्जेक्टिव दे दो। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव ऑफ योर पेपर। तो ऊपर जो किया है ना वही है, सिर्फ 5W से आपको याद रहेगा। आप क्यों लिख रही है पेपर, बिकॉज वी वांट द अर्ली प्रेडिक्शन। फर्स्ट वाला और ओवरव्यू का पेपर क्यों लिख रहे हो, बिकॉज वी वांट टू स्टडी इन डिटेल। ओके, एंड हाउ टू सॉल्व इट। जैसे ओवरव्यू वाला पेपर है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि लाइक दिस पेपर has this paper is detailed literature review, detailed literature reviewed। दिस पेपर इज लिखने की जगह पे हम लिखते हैं कंटेंट्स डिटेल्ड एंड सिस्टमैटिक। ये वर्ड बहुत जगह पे यूज करते हैं, अच्छा लगता है, और यही स्टैंडर्ड वर्ड ही है, सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू। कंटेंट्स डिटेल्ड एंड सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू ऑफ द selected literature in cloud computing domain। ओके, लाइकवाइज यू कैन राइट हाउ टू सॉल्व। क्योंकि अब ये नहीं है ना, आपका सॉल्यूशन नहीं है, इसलिए तो आपने जो आपका जो टाइटल है वो अपने कैसे सॉल्व किया है, तो इसके लिए लिखना है। अब जैसे आपका सेकंड वाला टाइटल है आर्थराइटिस प्रेडिक्शन यूजिंग एआई, तो यहाँ पे भी आपका डायरेक्टली सॉल्यूशन नहीं आएगा, बट यू कैन राइट हाउ एआई हैज बीन हेल्प टू सॉल्व इट। ओके, जब आप नया सोल्यूशन देने वाले हो, ऑफ कोर्स यूर मेथोडोलॉजी, लाइक सपोज डीप लर्निंग की जगह आगे का थोड़ा सा है ट्रांसफर लर्निंग, या फिर डीप लर्निंग के कोई भी दो मेथड आपने हाइब्रिड करके मतलब मिक्स करके यूज किया है और वो किसी और ने नहीं किया है, then you can write like your paper contains the hybrid approach by combining the topmost best methods, something like this, and then फिर आप उसको क्या कर सकते हो, थोड़ा सा रिफाइन कर सकते हो। अब ये वेयर वाला लाइन कब एप्लीकेबल होता है, लाइक वेन एवर दिस रिसर्च, ठीक है, इज कैरिड आउट एट अ पर्टिकुलर लैब। फॉर एग्जाम्पल जैसे क्लाउड वाला पेपर है, तो दिस रिसर्च हम लिख सकते हैं हैज been carried out in the dedicated lab, dedicated cloud lab at, ओके, फिर आपका जो भी लैब हो, अगर पुणे का हो या फिर आउट ऑफ पुणे का हो, ऑस्ट्रेलिया का हो, जैसे ऑस्ट्रेलिया का एक लैब है क्लाउड्स लैब करके एक है, आपने सपोज वहाँ पे कैरी आउट किया है, तो यहाँ पे मेंशन करना जरूरी है, बिकॉज दिस इज यू नो for some cases it is very necessary, the research is quite big, and then at that time you have, if you have used the dedicated environment for this, you have to write about it। okay, so then you have to that you have to write in 2 lines again। कि ये वहाँ पे ही क्यों किया, क्योंकि वो उतना लेवल का था। ठीक है, सो हु ऑल आर एसोसिएटेड विद दिस। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने लिखा है, फॉर एग्जांपल आपका जैसे मैनेजमेंट का पेपर है, सर्वे ओरिएंटेड पेपर है, एंड दे हैव कलेक्टेड दी responses from the UG students, PG students, as well as junior college students। So this research has been carried out on using the data collected from youngsters of the age 20, या फिर लेते हैं 18 to 25, समथिंग लाइक। अगर ये आपने रिस्ट्रिक्ट किया है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। सो इफ योर मीन्स इट इज नथिंग बट अबाउट ऑल हु ऑल आर एसोसिएटेड विद दिस रिसर्च। आपका जो एक्सपेरिमेंट है उसके, जनरली एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे या फिर सर्वे के बेसिस पे ही आता है, लिटरेचर रिव्यू केस में ये
नहीं आता है। तो टेक्निकल पेपर में ये लाइन नॉट नेसेसरी आएगा ही आएगा, बट टेक्निकल है और आपने अगर कुछ उसमें पर्सन इन्वॉल्व किए हैं तो यहाँ पे जरूर आएगा, राइट। सपोज ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन है और आपने जो इमेजेस लिया है वो पर्सन से लिया है, फ्रॉम डिफरेंट एज ग्रुप्स, जैसे ये वाला ग्रुप है यहाँ से लिया है तो ही वहाँ पे आएगा, अदरवाइज ये लाइन नहीं आएगा। मोस्ट ऑफ द केसेस, जैसे मैंने पेपर लिखे थे, टेक्निकल पेपर्स लिखे तो मेरा कोई एज ग्रुप नहीं था पर्टिकुलर, सो आई नेवर रोट दिस लाइन, ओके, बट दैट डिपेंड्स ऑन योर रिसर्च, ओके। एंड नाउ द लास्ट लाइन, लाइक अगेन वेन मतलब ये रिसर्च आपने कौन से टाइम फ्रेम में कैलकुलेट जनरेट किया है, ठीक है। सो टाइम फ्रेम का मतलब है यहाँ पे 1 मंथ 2 मंथ 6 मंथ्स तक है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अगर 6 मंथ से ज़्यादा है, okay, if it is over 6 months, okay, more than 6 months, then you have to mention, okay। जैसे यहाँ पे हमने लिखा था, this research has been carried out in the dedicated lab at, let's say, Clouds Lab Australia, for last 2 years, from 2022 to 2024, something like this, then this line is required, otherwise this line is not required। सो इसलिए मैंने पहले ये 3 लाइन्स आपको नहीं बताए थे प्रीवियस, इसमें व्हाट एंड हाउ का ही था सवाल, बट ये लाइन्स कब लिखना है, जब ये एक्सप्लिसिटली आपके इसमें एप्लीकेबल है तब। So likewise, actually you have to write this 5 W's. What? Okay, then why? ये दो, and how 3, और ये थ्री मतलब ये 3 लगता ही नहीं है ना, इसलिए टोटल 6 W's भी बोल सकते हैं। अब ये 5 से ज़्यादा हो गया है, बट जैसे इंग्लिश का एक फ्रेज है ना 5 W's, इसलिए 5 बोलते हैं क्योंकि W वो काउंट नहीं करते हैं, बट दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ W, बिकॉज W आता ही है इनडायरेक्टली। सो बोलने के लिए 5 W's है, बट एक्चुअल वो 6 W's होता है। ये 6 W's का आप आंसर फाइंड आउट करो एंड देन मेक योर एब्स्ट्रैक्ट मोर इफेक्टिव। अब कॉमन मिस्टेक्स क्या करना है आपको, मिस्टेक्स क्या होता है, सबसे पहले तो आपको देखना, नो नॉट मिस्टेक्स, याद रखना है। सबसे पहले तो कुछ लोग उसमें ना रेफरेंस ऐड करते हैं क्योंकि कुछ लोग कॉपी करते हैं, सो डोंट ऐड एनी रेफरेंसेस इन एब्स्ट्रैक्ट, ओके। बाकी की जगह पे तो करना ही है भाई, बट एब्स्ट्रैक्ट में नहीं आना चाहिए। टाइटल में तो नहीं लिखते, बट एब्स्ट्रैक्ट में बहुत जगह पे मैंने देखा है, तो ऐसे वाला पेपर रिजेक्ट होने का ज़्यादा चांसेस है, अच्छे जर्नल्स में नहीं चलता ये। सो डोंट ऐड एनी रेफरेंसेस इन द एब्स्ट्रैक्ट, चेक द ग्रामर, ओके, check the spelling and grammar and meaning of each statement, ये हम बोल सकते हैं कि ये आपका चेकलिस्ट है कि आपको ये बात बात चेक करना है। चेक 5 W's आर कवर्ड और नॉट, जो भी एप्लीकेबल है, चेक 5 W's आर कवर्ड और नॉट, ठीक है। मतलब ये हमारा 4 W's भी हो गया। एंड देन फाइनली यू हैव टू चेक द connections between the lines, मतलब ये स्टोरी जैसा लगना चाहिए ना। तो मैंने आपको जो एग्जांपल दिया था, एक था राजा फिर उसकी थी रानी, ठीक है, मतलब फर्स्ट लाइन कनेक्ट हो गया ऐसे। सो कनेक्शन बिटवीन द लाइंस एंड इफेक्टिवनेस ऑफ दिस एब्स्ट्रैक्ट, आपका जो है वो अच्छा है कि नहीं एब्स्ट्रैक्ट, वो आपको दिखता है, इफेक्टिवनेस ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट। बार बार प्रैक्टिस करके ये जरूर आएगा आपका, ऐसा नहीं कि इतना डिफिकल्ट नहीं है, ठीक। इफेक्टिवनेस देखो, अगेन आई एम चेकिंग द स्पेलिंग, यू हैव टू चेक दिस, ये आपका हैबिट ही होना चाहिए, स्पेलिंग ग्रामर, ठीक है। एंड चैट जीपीटी आप ले सकते हो डेफिनेटली, कुछ यूज़ नहीं है, उसका हेल्प लेना है लेकिन अच्छे से हेल्प लेना है, सिर्फ हेल्प लेना है, कॉपी पेस्ट नहीं करना है। चेक द नंबर ऑफ वर्ड्स, ओके, इक्वल नंबर ऑफ वर्ड्स लिखे हैं। सो दिस इज लाइक योर चेक लिस्ट, ये याद रखिए, ओके। सो दिस इन दिस वे यू हैव टू राइट द एक्चुअल एब्स्ट्रैक्ट। अब हम देखते हैं इसका थोड़ा सा नोट्स देखते हैं कि क्या है। थोड़ा सा रिव्यू बोल सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट इज नथिंग बट इट इज अ कंसाइज समरी ऑफ द रिसर्च पेपर। थीसिस रिव्यू किसी भी इसका मतलब कोई भी पेपर हो कोई भी बुक हो सबका ही एब्स्ट्रैक्ट लिखना पड़ता है। सो ऑलवेज राइट डाउन द एब्स्ट्रैक्ट इन दिस वे। ये जो हमने आपको चेकलिस्ट बताया यही आपको दिमाग में रखना है, उसी के हिसाब से करना है। इट इज नथिंग बट जो मतलब ये जो है एब्स्ट्रैक्ट में बोलते हैं शॉर्ट समरी ऑफ इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। इट इज डिजाइन टू प्रोवाइड अ ब्रीफ ओवरव्यू, ओके, ओवरव्यू देना है खाली।
लेकिन इससे समझना भी चाहिए। ऑलवेज रिमेंबर दैट व्हाट वी आर राइटिंग इज ना, ये सामने वाले को समझना चाहिए। बहुत ही ज्यादा हाई फंडू आपने वर्ड्स यूज किया, मतलब आपका एब्स्ट्रैक्ट बहुत अच्छा हो गया, इफेक्टिव बन जाएगा, बट if it is not understandable by the reviewer, how that person will select it for the publication? Try to remember these things. But that person should understand, as well as that person should be happy by reading this. मतलब happy मतलब उसको अच्छा लगना चाहिए, ये पेपर बहुत अच्छा है, ये abstract बहुत अच्छा है. So that is the thing expected in the abstract. So क्या characteristics है इसके? इसके कैरेक्टर्स है कि ये ब्रीविटी है, मतलब शॉर्ट में होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, कोई भी हिडन नहीं रखना है आपको। यूजिंग, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि एग्जिस्टिंग कौन से है भाई उसके एल्गोरिथम, 60 एल्गोरिथम्स आपको मिला है, तो राइट डाउन दैट 60 एल्गोरिथम नेम्स हियर। ठीक है, क्या प्रॉब्लम है, क्या आपको मिला है, सारे एल्गोरिथम्स का शॉर्ट समरी वहाँ पे लिखो कि क्या प्रॉब्लम्स आपको फाइंड आउट हो गए थे। सेल्फ कंटेंट, ठीक है, मतलब ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए। Okay, see, the abstract should be able to stand alone, providing all necessary information to understand the research without reading the full paper. वहाँ पे ही मतलब समझना चाहिए कि क्या करने वाला है, ऐसा नहीं कि ये पूरा पेपर रीड करेंगे तो ही abstract समझ में आएगा। नो, इट शुड नॉट बी लाइक दैट। दैट्स व्हाई मैंने बताया ना आपको, थोड़ा सा जनरल टर्म्स भी यूज करना है, थोड़ा सा गुड इंग्लिश भी होना चाहिए। बट एकदम से अगर आपने साइंटिफिक लैंग्वेज यूज किया और सामने वाले को समझ में नहीं आएगा तो कोई यूज नहीं करेगा। एंड इट शुड कवर ऑल द पॉइंट विच यू हैव डन इन योर रिसर्च। इसलिए एब्स्ट्रैक्ट हमें पेपर के स्टार्ट में भी लिखना है एंड एंड में भी उसको वापस रिफाइन करना है। स्टार्ट में इसलिए लिखना है क्योंकि हमारा कुछ पॉइंट्स इधर ही क्लियर हो जाता है। ठीक है, और एंड में इसलिए लिखना है कि हमने जो किया है वही आया है कि नहीं, कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं आया है, या फिर जो किया है वो नहीं आया है, ऐसा कुछ है क्या, वो चेक करने के लिए एट द लास्ट ऑल्सो वी हैव टू राइट दी और रिफाइन दी एब्स्ट्रैक्ट। क्या होता है ये स्ट्रक्चर, इसमें क्या है, इंट्रोडक्शन है, पर्पस है, अभी हमने देखा है, मेथड्स होता है इन शॉर्ट। ठीक है, आपका रिजल्ट क्या मिला है आपको, और कंक्लूजन, और ये क्या होता है। ठीक है, सो व्हाट इज द प्रॉब्लम एंड व्हाट व्हाई इज द प्रॉब्लम। तो ये जो प्रॉब्लम है यहाँ पे हम प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स और क्वेश्चंस व्हिच वी नीड टू आंसर, ये यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, मेथड्स में हमें क्या लिखना है, ये जो रिसर्च है वो पहले किसने कैरी कैसे कैरिड आउट हो गया है। ठीक है, एंड फिर आपके आपके मेथड के बारे में लिखना है, बट पहले एग्जिस्टिंग, अगर एग्जिस्टिंग मेथड्स पे आप फोकस कर रहे हो तो, अदरवाइज राइट डाउन योर ओन मेथड्स हियर। देन व्हाट रिजल्ट यू ऑब्टेन, जैसे लिटरेचर रिव्यू है तो रिजल्ट आते हैं क्या, यस आते हैं ना, आपके लिटरेचर्स का रिजल्ट आता है तो वो आपको लिखना है एज अ शॉर्ट कि आपने ये इतना लिटरेचर रिव्यू किया, देन वी फाउंड दैट ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, ये सॉल्यूशंस, या सॉरी ये रिसर्च गैप है। ठीक है, सो वो आपको यहाँ पे लिखना है, सो दैट इज नथिंग बट द रिजल्ट्स। एंड फाइनली द कंक्लूजन, एक लाइन कि ये रिजल्ट्स का मतलब क्या है, कि आपको क्या मिला है, ये एक्सटेंसिव लिटरेचर रिव्यू करके हमें ये पता चला है, या फिर ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद ऐसा पता चला, ये सोल्यूशन ऑप्टेन करने के बाद हमें ऐसा ऐसा उसका मेथड मिला है, लाइक दिस। ओके, तो कौन से टाइप का एब्स्ट्रैक्ट होता है, एक होता है आपका डिस्क्रिप्टिव, सिर्फ डिस्क्रिप्शन है आपके टाइटल का। दूसरा जो होता है ना वो इंफॉर्मेटिव, हमें इंफॉर्मेशन देना है, जैसे ओवरव्यू वाला होता है। एंड तीसरा जो होता है क्रिटिकल, जो मेथड एग्जिस्टिंग मेथड्स आप बताते हो ना, आपका मेथड लिखने के लिए आपको पहले क्रिटिकली एग्जामिन करना होगा एग्जिस्टिंग मेथड्स। ठीक है, सो डिस्क्रिप्टिव में आता है आपका प्रोवाइड अ समरी ऑफ रिसर्च विदाउट डिटेल्ड रिजल्ट्स। रिजल्ट कभी अगर आपने नहीं देना है आपको, फॉर एग्जांपल जैसे लिटरेचर की इसमें हम बोलते हैं ना रिजल्ट है लेकिन नहीं भी है, मतलब सच कुछ क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है, लिटरेचर का रिजल्ट है, सो नहीं लिखा तो भी चलता है। ऐसे जो होता है ना डिस्क्रिप्टिव एब्स्ट्रैक्ट, वो होता है 100 वर्ड्स का, सोशल साइंसेस और इसमें ये चल जाता है। ठीक है, सेकंड होता है आपका इंफॉर्मेटिव। ये वाले जो होते हैं इसमें हम पर्पस, मेथड, जो हमारा टेक्निकल है, मेथड, रिजल्ट, कंक्लूजन, ये सब आता है क्योंकि उसको बोलते हैं इंफॉर्मेटिव। कुछ हमें सिर्फ डिस्क्रिप्शन नहीं है, हमें उससे उसका थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलता है, इसलिए इसको बोलते हैं इंफॉर्मेटिव। ठीक है, सो मोस्ट कॉमन साइंटिफिक एंड टेक्निकल रिसर्च पेपर, तो हमारा अगर साइंटिफिक है, टेक्निकल है, तो यहाँ पे ये ज़्यादा यूज होगा। थर्ड आता है आपका क्रिटिकल। ठीक है, सो क्रिटिकल मतलब क्रिटिकली एग्जामाइन करना है एग्जिस्टिंग थिंग्स, साइंस में भी आता है और इसमें भी आता है। सो ऑफर अ क्रिटिक और इवेल्युएशन ऑफ द रिसर्च रादर देन जस्ट समराइजिंग। तो हम इसमें से प्रॉब्लम फाइंड आउट करना है, इसका मतलब है कि ये कैसे अच्छा नहीं है, या फिर ये कहाँ पे लैकिंग है, ये फाइंड आउट करना है। दैट इज कॉल्ड एज क्रिटिकल। तो जब आप एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस वाला पेपर लिखते हो ना, तब ये ज़्यादा ज़रूरी होता है कि एट दैट टाइम, सो इट इज़ वेरी नेसेसरी इन दैट केस, क्रिटिकल एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ
एब्स्ट्रैक्ट तो मैंने आपको बताया था कि एब्स्ट्रैक्ट क्यों लिखना है, क्योंकि कुछ जर्नल जो है वो एब्स्ट्रैक्ट देख के भी एक्सेप्ट करते हैं। कुछ जर्नल है एब्स्ट्रैक्ट पहले बोलते हैं, सेंड करने को बोलते हैं। वो अगर आपका एक्सेप्ट हो गया तो ही पेपर सेंड करना होता है। सो एब्स्ट्रैक्ट इज वेरी इजी टू फाइंड। अब कुछ आप रिसर्च डेटाबेसेस देखोगे ना, तो वहाँ पे डायरेक्टली आपको एब्स्ट्रैक्ट से पता चलता है कि ये जो पेपर है वो आपके के लिए एप्लीकेबल है या नहीं। दैट मीन्स कैन वी टेक दैट पेपर फॉर आवर रेफरेंसेस। तो वो एक्सेसिबिलिटी है। इंडेक्सिंग कुछ इसमें जो इंडेक्सिंग होता है वहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट के बेसिस पे इंडेक्सिंग होता है। सो वेल रिटन एब्स्ट्रैक्ट कैन improve the visibility and accessibility of your research. Okay, and of course it is the first impression, and first impression is the last impression. So it has to be very nice, it has to be not just good, it has to be best. Okay, so the abstract is often the first part of the paper. तो भी तो आगे जाएगा रीडर। IEEE वाले इसलिए तो रिजेक्ट करते हैं क्योंकि उनका अगर एब्स्ट्रैक्ट उनको मैच हो गया, उनको समझ में आ गया, अच्छा लगा, इफेक्टिव लगा, तो ही वो आगे जाएंगे, अदरवाइज दे विल सिंपली रिजेक्ट इट। Okay, a clear and concise informative abstract can engage readers and engage them to read full paper. Okay, so that is the most important thing. Funding and conference acceptance, वो एब्स्ट्रैक्ट के बेसिस पे ही तो आपको कभी फंडिंग मिलता है और कॉन्फ्रेंस के लिए एक्सेप्ट होता है। कॉन्फ्रेंस केस में जनरली ऐसा होता है कि पहले एब्स्ट्रैक्ट सेंड करो, एंड एब्स्ट्रैक्ट में कैसा है ना, एब्स्ट्रैक्ट के बेसिस पे आप जर्नल फाइंड आउट भी कर सकते हो। इन द नेक्स्ट सेशंस विल सी के हाउ टू फाइंड द जर्नल्स यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट। वो मतलब हमें जर्नल ढूंढने की जरूरत नहीं है, ये हमें हमारे कुछ टूल्स है वो आपको अपने आप जर्नल ढूंढ के देंगे आपके टाइटल के हिसाब से। तो इतने मिलियंस ऑफ जर्नल्स में हमें ढूंढने की जरूरत नहीं कि कौन सा जर्नल हमारे लिए एप्लीकेबल है। सो नाउ हाउ टू राइट दिस एब्स्ट्रैक्ट। तो एज वी डिस्कस्ड, ये तो थोड़ा सा समरी ही बोल रही हूँ मैं, बट जो पॉइंट्स मैंने वहाँ पे याद किया, आप बोले हैं आपको वही याद रखना है। 5W है, टेक्नोलॉजी है, प्रॉब्लम है। अल्टीमेटली अगर सिर्फ 2 लाइन्स में याद रखना है, 5W भी छोड़ो, सब भी छोड़ो, व्हाट इज द प्रॉब्लम एंड व्हाट इज योर सोल्यूशन। बस ये 2 लाइन, 2 वर्ड्स आप फिक्स करो आपके दिमाग में, तो आपका पेपर ओवरव्यू क्या है। तो प्रॉब्लम है क्या, यस प्रॉब्लम है कि हमें वो स्टडी करना है, दैट इज आवर प्रॉब्लम। प्रॉब्लम मतलब ऑब्जेक्टिव्स भी होता है। सो राइट द एब्स्ट्रैक्ट एट लास्ट। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट एट लास्ट मतलब एक्चुअली रिफाइन एब्स्ट्रैक्ट लास्ट है, पहले भी लिखना है एंड लास्ट में भी। यहाँ पे मैं थोड़ा सा करेक्ट करती हूँ, राइट द एब्स्ट्रैक्ट फर्स्ट एंड रिफाइन इट एट लास्ट, ऐसे बोल सकते हैं, क्योंकि पहले लिखा नहीं तो आगे के लिए आपको थोड़ा सा इनपुट नहीं मिलेगा। सो इवन दो इट अपियर्स फर्स्ट, तो ये एब्स्ट्रैक्ट जो है समरी एक्चुअली लास्ट में लिखना चाहिए, कंक्लूजन लास्ट में लिखना चाहिए, बट एब्स्ट्रैक्ट मेरे ख्याल से फर्स्ट एंड लास्ट दोनों इसमें लिखना चाहिए। देन बी कंसाइज मतलब क्लियर लिखना है आपको, अवॉइड अननेसेसरी वर्ड्स, इधर उधर का खींच के कुछ लिखना नहीं है, स्पेसिफिक लिखना है क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट है। तो आपको एक्सपांड करने के लिए इंट्रोडक्शन वाला है, लायर का टेबल है, वो सब है करना ही आपको। यूज कीवर्ड्स, अब इसमें वो कीवर्ड्स आने चाहिए जो आपके रिसर्च के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट के बेसिस पे भी आपका पेपर सर्च होता है, एंड कीवर्ड्स के बेसिस पे भी होता है। कीवर्ड्स हम इसके बाद देखेंगे कि कैसे इफेक्टिव कीवर्ड्स लिखते हैं, बट ऑफ कोर्स एब्स्ट्रैक्ट के बेसिस पे भी आपके पेपर्स जो है, आपका जो पेपर है वो इंडेक्स होता है, सिलेक्ट होता है फॉर दी अदर रिसर्चर्स। देन अवॉइड जर्गल मतलब अननेसेसरी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। ठीक है, यू हैव टू अवॉइड इट। ओके, कंफ्यूजिंग वाला कोई स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए, या फिर हम बोल सकते हैं कि वहाँ पे आर्गुमेंट, हम बोलते हैं ना, क्लियर होना चाहिए। सो वो आपको यहाँ पे अवॉइड करना है जर्गल। देन रिव्यू एंड रिवाइज, तो एक बार पूरा लिखने के बाद, एज आई टोल्ड यू, सारे लाइन्स लिखने के बाद पूरा एक बार पढ़ो, एंड देन यूजिंग चैट जीपीटी रिफाइन करो, एंड अगेन मतलब पहले लिखो देन चैट जीपीटी, एंड इसे मतलब हम शॉर्ट में यहाँ पे बोल सकते हैं कि पहले लिखो मैनुअल राइट यूजिंग एनी थिंग्स। ओके, मैनुअल राइटिंग, देन यूज चैट जीपीटी, चैट जीपीटी टू रिफाइन, रिफाइनमेंट एंड नंबर ऑफ वर्ड्स कम ज्यादा करने के लिए, वर्ड्स एडजस्टमेंट, एंड देन अगेन राइट डाउन दी मैनुअल थिंग्स। ओके, मैनुअल राइटिंग मतलब उसको रिफाइन करना है कि वापस रिफाइन करना है, मतलब रिफाइन नहीं बोलते, एक्चुअल रिफाइन करके देता है, बट टू अवॉइड द फ्लैग राइट डाउन एज पर योर ओपिनियंस। सो ये वाला स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। थोड़ा सा बोल्ड करते हैं। ऑलराइट, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन 5 Ws ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट, अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है मैंने, ये आप पढ़ सकते हो बाद में कि 5 W से कैसे करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है 5 मतलब हु आर ऑल इन्वॉल्व,
व्हाट इज द प्रॉब्लम, वेयर इज यू हैव टू स्टडी दिस। ठीक है, यूजिंग दिस मैंने यहाँ पे एग्जांपल भी लिया है, देखो दिस पेपर एक्सप्लोर दिस सिनर्जी बिटवीन ट्रेडिशनल एंड डीप लर्निंग मेथड, कुछ है जो फेस रिकॉग्निशन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो टाइटल यहाँ पे होगा, ओके टाइटल यहाँ पे मिस आउट हो गया है, बट ये देखिए एग्जाम्पल वन, दिस स्टडी इन्वेस्टिगेट्स, मेडिकल रिसर्च का एग्जाम्पल है, इफेक्टिवनेस ऑफ न्यू ड्रग, मतलब व्हाट इज द सॉल्यूशन। ठीक है, हु ऑल ब्लड प्रेशर। ठीक है, अब यहाँ पे हु का आंसर है, देखो इफेक्टिवनेस ऑफ न्यू ड्रग, ये हो गया रिड्यूसिंग ब्लड प्रेशर। ठीक है, हु अमंग्स दी मतलब क्या है, एडल्ट्स एज बिटवीन 40 टू 60, जैसे मैंने बोला था कि हु आर इन्वॉल्व इन दी रिसर्च। ऐसा नहीं कि हु इज डूइंग द रिसर्च, हम कर रहे हैं तो ये नहीं लिखना है आपको। हाँ, अगर आपका पूरा टीम करने वाला है तो आप वहाँ पे लिख सकते हो, तो हु ऑल आर इन्वॉल्व, सो दिस रिसर्च हैज बीन कैरिड आउट बाय द एंटायर टीम, ऐसा लिख सकते हो, मतलब विच टीम आपका, जो अगर कोई रिसर्च टीम का नाम है तो। ठीक है, अदरवाइज हु ऑल आर इन्वॉल्व एंटिटीज इन द रिसर्च। देन वेयर इन अर्बन क्लिनिक्स, मैंने बोला था आपको लैब, अगर आपका लैब इंपॉर्टेंट है तो। ठीक है, अगर आपने ये मैन्युअली नहीं किया, एक्सपेरिमेंटल, जनरली एक्सपेरिमेंटल करते हैं तो यहाँ पे ये लिखते हैं ओवर द पीरियड ऑफ 6 months। ठीक है, अगर आपने लिखा है तो over the period of 1 year, over the period of 2 years, over the period of 5 years. Likewise, you can add. The research aims to provide a safer and more effective treatment option. मतलब ये solution है आपका। ठीक है, a double-blinded place control place flow control trial was conducted which involves 200 participants. तो ये आपका हो गया एब्स्ट्रैक्ट। तो ये यहाँ पे अगर आप डिकम्पोज करोगे तो वो मतलब ये जो हमने पर्सन इन्वॉल्व किए थे वो। ठीक है, देन व्हाट मतलब इफेक्टिव ऑफ न्यू ड्रग, जो ऊपर मैंने बताया आपको। देन वेयर मतलब ये आपका लैब, जो आपको एक एग्जांपल लेके बताया था क्लाउड्स लैब वगैरह, तो ऐसे ये अर्बन क्लिनिक्स लैब है over a period of 6 months. If it is more than 6 months period, then only it has to be written, otherwise no. Then why it is required? To provide a safer and more effective treatment. And then how you have done this? So double blind place flow, ये आपका मेथड होता है। ठीक है, आपका अल्गोरिदम है, आपका स्ट्रेटेजी है, प्रोसेस है। Okay, what is the new things which you are giving, or we can say contribution, your contribution in the paper। तो क्या है हमारा कंट्रीब्यूशन, मतलब एक नया सॉल्यूशन हम दे रहे हैं, दैट इज आवर कंट्रीब्यूशन। सो ऐसे ही बाकी के एग्जांपल्स मैंने दिए हैं, दैट यू कैन स्टडी एंड राइट डाउन दी गुड एंड इफेक्टिव एब्स्ट्रैक्ट फॉर दी सिलेक्टेड टाइटल्स। आपने जो पहले 3-4 टाइटल्स लिए हैं, तो उसका एक अच्छा सा एब्स्ट्रैक्ट लिखो और फिर मुझे बताओ। थैंक यू।